नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए अगर उसमें ईवीएस पूछा जाता है तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों की सहायता करती हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं विद्यार्थियों को सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में सहायता करती हैं। पाठ्य पुस्तकों में दोस्तों विभिन्न प्रकार की रंगतें होती हैं, या क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के चित्रात्मक ढंग से अलग अलग चीज़ों की व्याख्या की गई होती है दोस्तों, जिससे बच्चों का जो ज्ञान है वो स्कूल के बाहर की दुनिया के साथ भी जुड़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, शिक्षण में कमियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में, शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग को। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना चाहिए। क्या? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग करना। उनकी ग्रेडिंग करना मतलब उनको अलग अलग भाग में बांट देना कि बच्चा अच्छा है, बच्चा सही पढ़ने में सही है, तो मतलब उसमें रैंकिंग और ग्रेडिंग नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए। जबकि शिक्षार्थियों के अधिगम की रिक्तियों की पहचान करनी चाहिए कि उनके अधिगम किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसमें कमी क्या है, शिक्षण में होने वाली कमियों की पहचान करनी चाहिए और उपचारात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग करके उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षार्थियों को जितना हो सके उनको प्रेरित करना चाहिए और अधिगम के लिए उनको दोस्तों उत्सुक करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख सकें। जबकि शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंगों में, केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात्रिचर होते हैं, रात में जागने वाले होते हैं, वो हर चीज़ को केवल काला और सफ़ेद में देख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। उल्लू जो होता है दोस्तों, उल्लू के बारे में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि उल्लू जो होता है, पूछा गया था इस बार प्रश्न दोस्तों ऑनलाइन में कि किस पक्षी की आंखें जो होती हैं मनुष्य के समान होती हैं। तो जो उल्लू होता है दोस्तों उसकी आंखें मनुष्य के समान होती हैं। एक टाइप से ये क्या होता है, रात्रिचर होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से जो चलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि मनुष्य के हाथ जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, मतलब खाली होते हैं। पहले के जो आदि मानव होते दोस्तों, आदि मानव से पहले के जो मानुष होते हैं तो चारों पैरों से, दोनों हाथों का भी यूज करते थे चलने के लिए और पैर का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तो दोस्तों, तो मनुष्य जब योनि का विकास हुआ तो उसमें क्या हुआ कि हाथ जो है वो स्वतंत्र हो गए। तो हाथ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। मस्तिष्क जैसा उनको संकेत करता है, आज्ञा करता है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार क्या होता है, कार्य करने के लिए फ्री होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच हम एक पतली चूड़िमा संरचना मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? पराग कोश कहते हैं, पराग मूलांकुर या वार्तिकाग्र। तो पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच हमें जो एक पतली चूड़िमा या संरचना मिलती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? पराग कहा जाता है। ठीक है, पराग। इसका उपयोग हैमिंग बर्ड्स या तितलियां जो होती हैं दोस्तों अपने खाद्य पदार्थ के रूप में इसका सेवन करती हैं, और जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां इसी का उपयोग करके अपने शहद का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होता है। तो बाज, कबूतर या तोता, कौआ, चील या बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध या पाखता, कौआ, मोर। तो दोस्तों जो बाज होता है
और चील और गिद्ध होते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की चीज़ों को ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जब एक सपेरा अपनी संगीत वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सांप अपना सिर आगे और पीछे घुमाता है। आपको कैसे लगता है सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रक्रिया करता है? यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर, यंत्र की गतिविधि को देखकर या यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। दोस्तों हमें कैसे पता चलता है कि जो संगीत के बाद यंत्र पर प्रक्रिया दिखा रहा है? तो जब यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन होता है दोस्तों, उसी के द्वारा जो सांप होता है अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। न कि यंत्र को सूंघ के, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर या यंत्र की गतिविधि को देखकर। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। सांप जो होता है सिर्फ जो उसका यंत्र होता है उसकी उससे जो उत्पन्न होने वाली कंपन होती है उससे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अबू धाबी के बारे में सही कथन चयन कीजिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है और यह अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि यह रेगिस्तान, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है, ये भी सही है आपका। इसके अलावा यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, बी और सी होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव का एक हिस्सा है जो कि कहाँ पे है? केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली क्या होती है? एक प्रकार की साड़ी होती है। यह गांव पहले आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में तेलंगाना का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके कान ढके हुए होते हैं और उड़ सकते नहीं हैं। पक्षियों की 2 आँखें होती हैं। उनकी आँखों एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। यही मेन रीज़न होता है कि क्यों अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं। वो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को देख सकें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। या पक्षी कौन सा? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सीटेट में कई बार पूछा भी गया है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। या पक्षी हो सकता है फाख्ता, सनबर्ड, इंडियन राविन या कौवा। कौवा जो होता है एक पक्षी होता है जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। पक्षी जो होते हैं दोस्तों अपने रहने के लिए और बच्चा अंडा देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। और एक तो पक्षी ऐसा होता है दोस्तों जो कि अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता, और वो कौन सा होता है? कोयल होती है दोस्तों। कोयल जो होती है अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। वो जो कौवे का घोंसला होता है उसी में अपने बच्चे को जन्म देती है या अंडे को जन्म देती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नीला, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। कथन भी है चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम से पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों मधुबनी राजस्थान का नहीं, जबकि कहाँ का जिला है? मधुबनी राजस्थान का नहीं, ये बिहार का एक जिला है। तो कथन जो डी दिया गया है गलत कथन है दोस्तों। बाकी सभी आपके ए, बी और सी तीनों ही कथन क्या हैं? राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ए, बी और सी होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप होते हैं। जानवर जो होते हैं दोस्तों उसकी त्वचा पे विभिन्न स्वरूप क्यों होते हैं? उनकी शारीरिक शक्ति का एक संकेत होता है, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण, या मौसम की स्थिति के कारण वे होते हैं। दोस्तों आप बता दें कि जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा पे विभिन्न पैटर्न इस कारण से, विभिन्न डिजाइनें होते हैं क्योंकि उसके त्वचा पे बाल होते हैं, जिस कारण से वे
विभिन्न पैटर्न और डिजाइन दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। और जिस जानवर के जो कान बाहर की तरफ निकले होते हैं और उनके कान पे बाल होते हैं, ऐसे जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं और बाल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंडा को जन्म देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि रेगिस्तान ओके के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षा में जितना या अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। इस वृक्ष की जड़ें इतनी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुँच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। सही कथन आपको चुनना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेते हैं कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम कहाँ से लिया गया है? वन अधिकार अधिनियम 2007 से, भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से या भारतीय वन संशोधित अधिनियम 2019 से। तो वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस अपने क्षेत्र पे या उस पे उपज होने वाली फसलों पे उनका अधिकार होता है पूर्ण रूप से। तो यह अधिनियम जो है कहाँ से लिया गया है? वन अधिकार अधिनियम 2007 से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रश्न जो 14वां है, क्या करा है कि रेगिस्तान ओके के बारे में लिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षा जितना लंबा या लगभग 4 मीटर होता है। इस वृक्ष की जड़ें ऊंचाई से लगभग 30 गुना तक गहरी होती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। सही कथन का दोस्तों आपको चयन करना है। और इस प्रश्न का दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसका आप थोड़ा सा इसका जवाब दीजिएगा, आपको बताना है दोस्तों।